तो बंगाल में कई मसलों पर सियासत गरमाई हुई है और इसी विषय पे आज हम करेंगे बात। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, बंगाल में राजनीति का धार्मिक मोड़, क्योंकि बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद पूरा मामला राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संजय सरकार है, नेता टीएमसी के। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय सरकार जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आपके ही नेता अभी तक रहे हुमायूं कबीर, और अब वो बाबरी मस्जिद के नाम पर राज्य में बड़ा एक धार्मिक एक तरीके से बंटवारा करते हुए दिखाई पड़ रहा है। भले ही आपने निलंबित किया है, लेकिन आपके इस निलंबन को बीजेपी कह रही साहब ये दिखावा है। संजय जी, देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी को टिकट में मुर्शिदाबाद 11 जो लोकसभा सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी को टिकट में जीते थे। हर जगह पोस्टर लगा चौकीदार हुमायूं कबीर, ठीक है। फिर चुनाव में बोला हम राष्ट्रवादी मुसलमान है, मोदी जी को जीतना चाहिए। कल भी एक बयान दिया, क्या बयान दिया? ममता से भारतीय जनता पार्टी अच्छे है। मतलब ये सब क्यों बोल रहे हैं, समझने पड़ेंगे कि कहां पर नैरेटिव हो रहा है, आपको समझने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको कहा कि पैसा देके इसको जानबूझ के उसको खिला रहा है। क्यों खिला रहा है? जब दीदी 128 रन में पीच में रही है और वो नॉट आउट रहे, और अभी उनको 294 में, अभी 166 में दीदी को कॉन्टेस्ट करना है। अगर 128 हम तोड़ नहीं पाएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता आने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो 128 को तोड़ने के लिए कि हुमायूं कबीर को दे गया। सबसे बड़े बात है, जब हुमायूं कबीर जब भी बागी होकर दूसरे पार्टी में गया है, जमानत जब्त हो गया है। जब दीदी का सिंबल और पार्टी का सिंबल और दीदी का छवि नहीं रहेंगे तब तक हुमायूं कबीर जीतना तो बहुत दूर के बात है। वो मतलब 0/सन्नाटा जमानत। तो संजय जी, आपको ये पता नहीं लगा कि वो बीजेपी के हाथ में का खिलौना बन गए हैं? आप लोग को ये वक्त रहते पता नहीं लगा? आप उन्हें पहले पार्टी से निकाल देते, इतना बड़ा मामला बनने ही नहीं पाता कि अगर वो बीजेपी के साथ खेल रहे। नेता तो आप ही के थे, विधायक आप ही के थे इतने समय तक। अभी देखिए, मेरे पार्टी से विधायक चुनाव जीता, ये हकीकत है, ये सच्चाई है जी। लेकिन वो खेल रहा था, हम लोग भी उसको खेल देख रहा था। कहां तक आपको पता था सर? मतलब टीएमसी को पता था कि वो बीजेपी के हाथ से खेल रहे हैं? बीजेपी के हाथ में बिल्कुल खेल रहे हैं, ये हम लोग को मालूम हो चुके थे। देखिए, अच्छा, दूसरे नंबर बात, और सर आपने खेला होने दिया फिर? संजय जी, फिर आपने खेला होने दिया कि यहां तक बात आ जाए, उसके बाद फिर फैसला लेंगे? जी, अंतिम तक पहुंचने पड़ेंगे ना। उसको अंतिम नहीं पहुंचेंगे तो उसको किस झटका दिया जाएगा जी। मतलब बोलते हैं जोड़ के ढक्का धीरे से लगे, कहानी है ना एक। तो हम उसको झटका जो दिया है, अभी क्या बोल रहा है, बोला लास्ट। ठीक है, आपने एक अंतिम झटका दे दिया। आरपी सिंह जी, सवाल ये है कि वो टीएमसी से निलंबित भले ही विधायक है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके हाथ का खिलौना है और वो आपके कहने पर पूरा काम बंगाल में कर रहे हैं। सर संजय जी, आता हूं आपके पास, बाकी मेहमान भी है, आता हूं आपके पास। आरपी सिंह जी, 4.5 साल तक उसको पलकों पर बैठा कर रखा, उनको परोसते रहे। 4.5 साल तक तो इनका रिश्तेदार था वो। 4.5 साल तक तो सब ठीक था। अच्छा, अगर अब भी गलत है, आपको पहली बात ये बताइए कि बाबर के नाम पे इस देश में मस्जिद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है इसके बारे में? इस देश में बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी, ये कहां तक ठीक है बता दीजिए। बाबर के बारे में साफ श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया है, ऐती मार पई कुरलाल ने तय की दर्द नाया, कि हे भगवान तेरे राज में इतनी मार पड़ रही है, इतना अत्याचार हो रहा है और आपको दर्द नहीं आ रहा। ये बाबर को लेकर वर्णन किया है। उस बाबर की मस्जिद बन रही और ये चुपचाप बैठे हैं। इन्होंने क्यों नहीं रोक लगाई? सर वो कह रहे हैं, आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट का ऑर्डर का सम्मान कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा काम है। इतने दिन तक ये हाईकोर्ट का ऑर्डर का सम्मान कर रहे थे क्या? जब वहां पर मुहर्रम का जुलूस पहले निकलेगा और दुर्गा माता की जो विसर्जन है वो बाद में होगा, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर तब भी आया था ना इनके ऊपर। असल में क्या है कि जय श्री राम के नारे लगाने पर लोगों को जेल में डाल देंगे। वहां पर इनके नेता कहेंगे कि वक्त के बारे में कुछ किया तो हम कलकत्ता पूरा जाम कर देंगे। इनके नेता कहेंगे कि हम यहाँ पर शरिया लागू करेंगे, यहाँ पर शरिया के हिसाब से शरिया कानून चलेगा। तो वो हाईकोर्ट का ऑर्डर का इंतजार करें क्या? मूलतः एक ही बात है, वो है कि ये मिली भक्त है, इन्हीं का आदमी है वो। आप देख लीजिएगा, अंतगत्वा वो वापस से साठगांठ करेगा इनके साथ और इनके लिए प्रचार प्रसार भी करेगा। क्या है कि इनको एक वोट बैंक दिखता है, उस वोट बैंक के लिए किसी हद तक जाते हैं। इन्होंने अभी हाल में क्या कहा था ममता बनर्जी ने कि एक भी अगर बांग्लादेशी निकाला गया, एक भी SIR में निकाला गया तो मैं
देश की ईंट से ईंट बजा दूंगी, इस प्रकार की कुछ भाषा इस्तेमाल करी थी। अरे किसके लिए? किस घुसपैठियों के लिए? अभी आपने रिपोर्ट दिखाई किस प्रकार से घुसपैठिए भागे जा रहे हैं, एक के बाद एक उनके कमरे खाली, उनके मोहल्ले खाली हो रहे हैं जी। तो पता लगता है कि जमीन में हकीकत क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। संजय जी, मैं बाकी मेहमान भी, संजय जी मैं आपके पास, आपसे शुरू किया तो मैं फिर आता हूं आपके पास। शेखर अय्यर जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेखर जी, हुमायूं कबीर आखिर किसके हैं? सवाल ये खड़ा हो रहा है। बीजेपी कह रही साहब टीएमसी के हैं, टीएमसी कह रही साहब बीजेपी के हैं। आखिर हुमायूं कबीर है किसके, जिन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है बंगाल में? शेखर जी। आरेंद्र जी, लगातार ममता के लिए एक जो चुनौती जो सामने है कि जो तृणमूल कांग्रेस के लिए जो माइनॉरिटी वोट्स है और बंगाल में वो काफ़ी संख्या है, कम से कम लगभग 30% की है, और हर बार तृणमूल कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी वोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपने देखा होगा पिछले चुनाव में एक इंडियन सेकुलर फ्रंट करके सिद्दीकी एक जो क्लरिक है उनके एक पार्टी बनाई गई, उसने भी तृणमूल के माइनॉरिटी वोट्स पे काफ़ी छेद पहुंचाया था। अब एक दूसरा अभी एक व्यक्ति आए हैं जो उनके ही एमएलए हैं और वो स्वयं कह रहे हैं कि वो पार्टी बनाएंगे, ओबीसी को भी बुला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में और वो इंडियन सेकुलर फ्रंट की भी बुला रहे हैं। इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो क्राइसिस, लगातार इंटरनल क्राइसिस जो चल रही है, उस क्राइसिस जो माइनॉरिटी वोट्स को लेकर भी है। सो ममता के लिए एक चिंता है, इसीलिए उन्होंने उनको एक्सपेल किया। लेकिन साथ में साथ ये बात भी है कि जिस पार्टी को वो 30% की माइनॉरिटी वोट्स मिल जाए उसके लिए जीतना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर उनको केवल 15-20% चाहिए। 15-20 तो बहुत ज़्यादा है। और बंगाल में लगातार यही एक कारण रहा है कि तृणमूल की हर चुनाव में जीत हुई है। इस बार ममता के लिए नए नए चुनौती आ रहे हैं। वो चुनौती एक प्रश्न चिन्ह डाल रहा है कि तृणमूल के माइनॉरिटी बेस के ऊपर। इसीलिए जो आप देख रहे हैं जी, जो पॉलिटिक्स चल रही है, और हो सकता है कि चुनाव के बाद वही कबीर फिर आ जाए तृणमूल में, कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। बिल्कुल। संजय जी, सवाल ये उठता है कि आप जनता को समझाएंगे कैसे, क्योंकि जो व्यक्ति आपके पार्टी के सिंबल पर विधायक बनता है, 4.5 साल तक आपके साथ रहता है, एक विषय पे आप उसको निलंबित कर देते हैं। आप कह रहे थे उससे पहले हमको पता था कि साहब वो बीजेपी के हाथ खेल रहा है, मतलब आपको जानकारी होने के बाद आप कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो आप जनता को समझाएंगे कैसे कि साहब इस मसले पे कि हम या टीएमसी पार्टी नहीं खड़ी है हुमायूं कबीर के साथ में? संजय जी। देखिए, आरपी सिंह जी को सवाल का जवाब देते तो बहुत बड़ा सनातनी है ना। बिहार में जब समस्तीपुर में भगवान भोलेनाथ और पवन पुत्र बजरंग बली जी को मंदिर तोड़ा जाता है, उसको घिसकते मिट्टी, मतलब जो आपको लोडर गाड़ी करके लेके जाते हैं, तब आपको सनातनी धर्म में कहाँ रहते हैं? सनातनी उस समय आपको अंदर में सनातनी लगता नहीं है? बिहार में समस्तीपुर में हुआ देखे कि नहीं आरपी सिंह जी? नंबर 2, ये बोल रहा है घुसपैठी के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बीएसएफ का जो ईस्टर्न रीजन के जो आईजी है वो बोल रहा है 186 घुसपैठी हम लोग बांग्लादेश में भेजे हैं। बीएसएफ का ईस्टर्न रीजन के आईजी बोल रहा है। और ये पत्रकार महोदय जी अभी बोल रहे हैं 1500 किलोमीटर दूर में बैठ के ना बंगाल देख नहीं सकते, बंगाल को नजदीक में आके देखने पड़ेंगे। आप इतना बड़ा संजय नहीं है जो धृतराष्ट्र को आप दिखा देंगे, आपको इतना बड़ा संभव नहीं है। नंबर 2, आपको मैं बताता हूं बंगाल का समीकरण क्या है आपको जानकारी आप ले लीजिए। 128 से एक फॉर्मूला है, 76 डायरेक्ट, 52 30 से 45% तक 128 हो गया यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूं। और अगे 166 में भारतीय जनता पार्टी कभी भी 147 जीत नहीं पाएंगे। जीतने के लिए ना उसको संगठन है, ना उसको बूथ लेवल में एजेंट देने के लिए ताकत है, ना जितना भी गीता पाठ कर ले। और बागेश्वर जैसे किसको लेके नहीं आया, बागेश्वर को लेके आया था ना। बागेश्वर अपना घर में इसको बहन को मुस्लिम मोगल को साथ शादी हो गया, घर में हिंदुत्व नहीं बना पाए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्तिक महाराज को गीता में बैठा है। कार्तिक महाराज को ना एक महिला को प्रेग्नेंट किया, बलात्कार किया, एबॉर्शन किया, उसको शादी नहीं किया, उसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने पद्मश्री दिया है। इतना भ्रष्टाचारी को देंगे और गीता पाठ कराएंगे तो आदमी को मन में ये प्रश्न नहीं होगा। तो सर टीएमसी गीता पाठ के खिलाफ है। संजय जी, गीता पाठ हुआ ये गलत है, टीएमसी ये कह रही है। नहीं, हम बिल्कुल गीता पाठ का गीता आपको मालूम है बंगाल में, आपको ना आप 1500 किलोमीटर दूर में बैठ के सर बिल्कुल, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं सर, आप यहाँ मौजूद हैं, आप इसीलिए मौजूद हैं, आप टीएमसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप बंगाल से, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं सर, क्या टीएमसी गीता पाठ के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं, पक्ष में है। मैं आपको मेरे बंगाल में हर घर में, करोड़ों घर में
रोज सुबह 4 से लेकर 7 के बीच में गीता चंडीपाठ मेरे घर में रोज होता है। आप आ जाइए, मेरे मिसेस 4 बजे उठती है, नहाती है, नहा के पहले घर सफाई करके गीता चंडीपाठ। तो सर अगर गीता पाठ हो रहा तो उसमें फिर टीएमसी उसका विरोध क्यों कर रही है? क्यों उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक मंच पे। ठीक है, आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि साहब एक तो ये कि साहब आप लोग कितना भी जोर लगा लीजिए सरकार बनाने की स्थिति में आप आएंगे नहीं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग गीता पाठ के बहाने राजनीति कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब ठीक है, संजय जी ओके, आपका पॉइंट आ गया सर समय की सीमा है। संजय जी समय की सीमा होती है, आपका पॉइंट आ गया, आपका जवाब भी सुन लीजिए, धैर्य रखिए। हाँ आरपी सिंह जी, पिछली बार नंदीग्राम में क्या हुआ था याद है? ममता बनर्जी चुनाव लड़ने गई थी और कितना मूंगी खाई थी, मुख्यमंत्री थी राज्य की, फिर भी हार गई, फिर दोबारा से लड़ना पड़ा किसी और सीट से जाकर। तो संजय टोका नहीं आपको मैंने, आप वहां से बैठे बैठे जो बोले बोलिए। संजय जी आप सुनने का धैर्य भी रखिए। संजय जी आप कम से कम मिनिमम इतना तो पेशेंस दिखाइए। आपने तमाम बातें कह ली, ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है संजय जी जहां से आप एक तरफा तकरीर करेंगे। संजय जी इतना आप धैर्य दिखाइए प्लीज। हाँ आप जी अपनी बात पूरी करें। हाँ दूसरी बात, बाबा बगेश्वर वहां पर गीता पाठ करें, रामायण का पाठ करें, इनको दिक्कत क्यों हो रही है? वैसे कह रहे हैं मेरी पत्नी गीता पाठ करती है, चंडी की पाठ करती है, और वैसे बाबा बगेश्वर को गाली निकाल रहे हैं। अरे बाबा बगेश्वर वही पाठ कर रहे हैं जो आपकी पत्नी करती है, पर आपको उसमें दिक्कत है। अगर कोई 2, 4, 5 लाख 10 लाख लोग इकट्ठे होकर जमीन पर मिलकर कोई गीता पाठ करें, उसमें क्या दिक्कत है? परंतु आपको तो क्योंकि कोई भी सनातन की कोई चिंता करेगा, सनातन की कोई बात करेगा, सनातन की कोई आवाज उठाएगा, उससे आपको दिक्कत होगी। आपने कभी सोचा था कि बाबरी मस्जिद बनेगी वहां पर? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जाकर क्यों नहीं रोका बाबर की मस्जिद बनने से? जी रोक सकते थे आप तो वैसे तो कौन सा कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं आप, परंतु नहीं, क्योंकि वो सूट करता है आपको, और आपको बाबा बगेश्वर जैसे संत को गाली निकालना भी सूट करता है। इसलिए आप चलते रहिए, और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, आप 128, 166 ये सब आंकड़े धरे धरे रह जाएंगे। इस बार हम लोग वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से हम चुनाव जीतेंगे वहां पर। ठीक है शेखर जी, सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी जो तमाम मसलों पे सड़क पे उतरती हैं, बहुत वोकल है, अपनी बात बड़ा बेबाकी से रखती हैं, लेकिन इस बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर उनकी खामोशी पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। शेखर जी नहीं देखिए, वो जैसे मैंने पहले कहा, तृणमूल के अंदर एक इंटरनल क्राइसिस चालू है। ये क्राइसिस लगातार पिछले 2-3 साल से चल रहा है। अब चुनाव क्यों आ रहा है, इसको लेकर आप देख रहे हैं जो क्राइसिस जो बन रही है लीडर्स के बीच में। आपने तो यही रिपोर्ट भी पढ़ा है कि लीडर्स के अपने समर्थक के साथ कि वो भिड़ जाते हैं, और ये एक इंटरनल क्राइसिस है। ये कोई बीजेपी का असर या ना असर की बात नहीं है। पार्टी के अंदर जिस तरह वहां पे जो शासन जो वहां चल रही है पिछले लगातार, पार्टी लोग भी परेशान हैं, लेकिन विकल्प ना अंदर है ना बाहर है। और अभी ऐसे नेता है जैसे हुमायूं कबीर नेता सोच रहे हैं को बाहर जाके अपना कुछ बना ले ताकि फिर वो बार्गेन कर सकते हैं। देखिए ये लगातार वहां पे बहुत कुछ हो रहा है। जो बंगाल में एसआईआर का विरोध भी आप देख लीजिए किस तरह विरोध हो रहा है कि सरकार जो एसआईआर हमेशा होता रहा है उसको इतना राजनीतिकरण देकर बीएलओ को धमका के, बीएलओ को उनकी यूनियन को भड़का के किसी तरह पहले कह रहे हैं हम होने नहीं देंगे, फिर मतलब कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की नेतृत्व को लग रहा है कि भाई हमारे सामने तो इतना बड़ा मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी नहीं है कह रहे, लेकिन अंदर से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जमीन खिसक रहा है, अपने कंट्रोल में नहीं है कई चीजें। बिल्कुल, क्योंकि ये चुनाव से पहले कई ऐसे मसले हैं जिन्होंने बंगाल की सियासत में उबाल ला दिया, और चुनाव आने तक तमाम मसलों पे कैसे बंगाल की सियासत इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया वक्त निकाल के इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो